नमस्कार दोस्तों, एनएस एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम एक जो हमारी साइंस जनरल साइंस की जो सीरीज है हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और जनरल साइंस की जो सीरीज थी तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि उसमें हमारा जनरल फिजिक्स, जनरल केमिस्ट्री और जनरल बायोलॉजी था, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें जो आपका बायोलॉजी है, बायोलॉजी के दो पार्ट रहेंगे, बॉटनी और जूलॉजी। तो यहाँ पे हम जनरल फिजिक्स की बात करेंगे। तो इन सब की बात करने से पहले दोस्तों आप ये समझिए कि जो एग्जाम्स हैं, किन किन एग्जाम्स में आपके जनरल साइंस के क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर हम देखें एमपीपीएससी या कोई भी स्टेट लेवल का पीएससी हो, वहां पे इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा एसएससी के जो एग्जाम्स हैं उनमें जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में व्यापम का कोई भी एग्जाम हो तो लगभग सारे एग्जाम में जनरल साइंस के क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये फिजिक्स का जो टॉपिक है इसको मैं शुरू कर रहा हूँ। ये पहला चैप्टर होगा हमारा जनरल फिजिक्स का, जिसमें मैं आपको बताऊंगा भौतिक राशियों के बारे में, मानक के बारे में और मात्रक के बारे में। तो भौतिक राशियां मतलब होती हैं आपकी फिजिकल क्वांटिटीज, मानक्स होते हैं आपके स्टैंडर्ड्स और मात्रक होते हैं आपके यूनिट्स। तो इन्हीं के बारे में हम यहाँ पे आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो अ, भौतिक राशियां होती क्या हैं? तो सबसे पहले हम भौतिक राशियों से पहले हम राशि के बारे में एक बार बात करते हैं कि जो राशियां होती हैं वो होती हैं जिन्हें हम संख्या के रूप में प्रकट कर सकें। तो संख्या या नंबर के फॉर्म में जिनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसे राशि कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं जनसंख्या की। अगर मैं कहूं कि किसी शहर की जो जनसंख्या है वो 5 लाख है, तो एक यहाँ पे मैं आपको नंबर बता रहा हूँ 5 lakhs। तो ये नंबर जो है यही आपका राशि है, प्रतिशत है। अगर मैं कहूं कि जो एसएससी में जो जनरल फिजिक्स आती है उसका जो वेटेज है वो 10% है, तो ये एक नंबर है, इससे मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि 10% क्वेश्चन, अगर 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें से 10% क्वेश्चन मतलब 10 क्वेश्चन जनरल फिजिक्स के आपके आते हैं। ऐसे ही अंक कोई भी हो, मेज की लंबाई हो, जैसे जनरली जो लंबाई होती है किसी भी टेबल की उसको हम मीटर में मेजर करते हैं कि भैया फलाना टेबल है उसका जो लेंथ है वो 1 मीटर है या 2 मीटर है। तो ये सारी चीजें जो नंबर्स की हम जो बात कर रहे हैं ये राशियां होती हैं। इसके अलावा अगर हम लंबाई और वस्तु का भार या द्रव्यमान ये देखें तो जो ये ही दोनों भौतिक राशियां हैं। तो भौतिक राशियों का मतलब क्या हुआ? यहाँ तो हम सिर्फ नंबर्स की बात कर रहे हैं, जनसंख्या, प्रतिशत, अंक। लेकिन जो लंबाई है और जो वस्तु का भार है, मतलब वस्तु का भार मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मास की, और लंबाई मतलब हम बात कर रहे हैं लेंथ की। तो दोस्तों मैं कोशिश ये करूंगा कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही ये चीजें बताऊं। तो यहाँ पे हम लेंथ की बात कर रहे हैं और मास की बात कर रहे हैं। तो ये दोनों क्वांटिटीज जो हैं ये ही भौतिक राशियां हैं। इनको हम भौतिक राशियों की श्रेणी में नहीं रखते हैं, चाहे वो जनसंख्या हो, चाहे प्रतिशत हो, चाहे अंक हो। इनको हम भौतिक राशि नहीं, इनको हम सिर्फ राशि बोलेंगे। लेकिन लंबाई, वस्तु का भार, ये सारी आपकी भौतिक राशियों में आएंगी। तो चलिए हम जानते हैं भौतिक राशियां क्या होती हैं। तो जो भौतिकी के नियम है, मतलब फिजिक्स के जो लॉज हैं, उनको जिन राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे लंबाई, बल। बल की अगर हम बात करते हैं तो बल होता है F इज इक्वल टू, मतलब फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मतलब मास मतलब वस्तु का द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन हो गया। तो इसको हम, एक फिजिक्स का एक लॉ है जो फोर्स को इंडिकेट कर रहा है, उसको हम इसके फॉर्म में ड्राइव कर रहे हैं। तो इसी चीज को हम बोलते हैं कि जो भौतिकी के लॉज हैं, फिजिक्स के जो लॉज हैं, उनको राशियों के पदों में व्यक्त करा जा रहा है, इसलिए इनको हम बोलेंगे भौतिक राशियां। तो ये आप एग्जांपल देख सकते हैं, लंबाई, बल, वेग, चाल, दूरी, विद्युत धारा, संवेग, घनत्व, तो ये सारी चीजें आपकी भौतिक राशियों की श्रेणी में या फिजिकल क्वांटिटीज की श्रेणी में आएंगी। तो जो भी भौतिक राशियां होती हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है मूल, जिनको हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज और व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियों का मतलब होता है ड्राइव्ड। ड्राइव्ड मतलब जिनको फंडामेंटल क्वांटिटीज से
ड्राइव्ड किया गया है। तो मूल भौतिक राशियों के बारे में हम बात करते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में हम बात करते हैं। ये वे हैं जिन्हें बिना किसी दूसरी राशि की सहायता से स्वतंत्र रूप से परिभाषित किया जा सकता है, मतलब ये इंडिपेंडेंट होती हैं। दूसरी चीज, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो द्रव्यमान, लंबाई, समय, ये सारे आपके मूल भौतिक राशि हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज या फंडामेंटल क्वांटिटीज कहलाती हैं। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे आपका द्रव्यमान है, लंबाई है या समय है, तो द्रव्यमान, लंबाई या समय, इनमें कोई संबंध नहीं है, अतः ये तीनों ही परस्पर स्वतंत्र हैं। इसी प्रकार अगर हम ताप की बात करें, विद्युत धारा की बात करें, तो ये भी भौतिक राशियां हैं। तो इस प्रकार से टोटल हम देखते हैं तो 7 आपकी मूल भौतिक राशियां हैं तथा 2 संपूरक राशियां होती हैं। संपूरक राशियों को हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज यहाँ पे हम आगे भी डिस्कस करेंगे इन सब चीजों के बारे में। इसके बाद हम देखते हैं कि जो व्युत्पन्न भौतिक राशियां या जो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं या ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं, उनको परिभाषित कैसे किया जाता है। तो ये वो होती हैं जिन्हें मूल भौतिक राशियों के पदों में परिभाषित किया जाता है। जैसे चाल एक व्युत्पन्न राशि है। चाल, इसको बोलते हैं हम स्पीड, और स्पीड जो होती है हमारी वो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आपका जो डिस्टेंस है, ये क्या है आपका डिस्टेंस, मतलब कोई ना कोई लेंथ है, तभी तो इसकी जो यूनिट होती है वो मीटर होती है। और टाइम, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सेकंड से, तो ये हो गया आपका मीटर, ये हो गया आपका सेकंड। तो स्पीड इज इक्वल टू, स्पीड की जो फॉर्मूला है वो हो गया डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, और इसकी जो यूनिट है वो हो गया मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो चाल है या जो स्पीड है उसको हमने किससे ड्राइव किया, लेंथ से और टाइम से। इन दो चीजों से हमने इसको ड्राइव कर लिया। मतलब ये बेसिक जो क्वांटिटीज हैं वो ये हो गई आपकी लेंथ और टाइम, और ड्राइव किसको किया हमने, स्पीड को यहां से हमने ड्राइव किया। तो इस प्रकार से चाल बन गई आपकी ड्राइव्ड यूनिट या ड्राइव्ड क्वांटिटी। अब यहाँ पे हम जो भौतिक राशियां हैं, मतलब जो व्युत्पन्न भौतिक राशियां, इनको दो वर्गों में बांट सकते हैं। वो दो वर्ग हैं आपके अदिश राशियां और सदिश राशियां। तो जैसा इसके नाम से पता चल रहा है, अदिश, अदिश मतलब दिश, दिश मतलब हो गया आपका डायरेक्शन, और आ मतलब किसी के वर्ड के आगे अगर आ लगा देते हैं हिंदी में तो उसका मतलब होता है कि उसमें उसका मतलब जस्ट अपोजिट हो जाता है। जैसे ये दिशा है, तो अगर दिश मतलब दिशा के साथ, और अगर इसके आगे लग गया तो मतलब दिशा के बिना, मतलब इनके अंदर कोई दिशा नहीं होती। लेकिन अगर उसके साथ हम सा लगा दें तो दिश के साथ लगा हुआ है सा, सा मतलब होता है उसके साथ। तो अदिश राशियां भी होती हैं जिनमें केवल परिमाण होता है। परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। इनके अंदर एक मैग्नीट्यूड होती है, कुछ ना कुछ वैल्यू इनको असाइन होती है। जैसे अगर हम चाल की बात करते हैं कि चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, 40 किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब क्या हुआ, 40 क्या हो गया, एक मैग्नीट्यूड उसका, परिमाण उसका हो गया। अब यहाँ पे हम अगर बात करें घनत्व, विद्युत धारा, चाल, आयतन, ताप, ये सारी जो राशियां हैं इनको हम बोलते हैं अदिश राशियां। इसके बाद हम सदिश राशियों की अगर बात करें तो जो सदिश राशियां होती हैं इनमें परिमाण तो होता ही है, मतलब मैग्नीट्यूड तो इनके अंदर होता ही है, और मैग्नीट्यूड के साथ साथ इनके अंदर एक डायरेक्शन भी होती है, एक दिशा भी इनके साथ एसोसिएटेड होती है। तो ये जो राशियां होती हैं इनको बोलते हैं हम सदिश राशियां। जैसे वेग, त्वरण, बल, संवेग, ये इनके एग्जाम्पल है। आगे हम और भी अदिश और सदिश राशियां डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे आप एक एग्जाम्पल से समझिए कि जैसे अगर हम कहें कि किसी बस की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो एक कथन पूर्ण है, मतलब इसमें हमें और एडिशनल कुछ भी चीज ऐड नहीं करनी है। लेकिन अगर हम बोलें कि जो बस का वेग है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसका मतलब एक अपूर्ण है, क्योंकि वेग एक सदिश राशि है और चाल एक अदिश राशि है। यहाँ पे डायरेक्शन की जरूरत नहीं है हमें। लेकिन अगर हम वेग बोलते हैं तो ये यहाँ पे हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा कि जो बस का वेग है वो उत्तर की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटा है या पूर्व की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब हमने क्या किया इसमें वेग, तो ये बन गया आपका मैग्नीट्यूड से, और अगर मैं बोल रहा हूं उत्तर की ओर, मतलब इसको मैंने क्या कर दिया, एक डायरेक्शन दे दी है। अब ये बन गया आपका सदिश राशि। तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा सिर्फ अगर है तो वो चाल है, और अगर हम वेग की बात कर रहे हैं तो हमें उसके साथ डायरेक्शन को एसोसिएट करना पड़ेगा, तब वो जाके एक पूर्ण कथन बनेगा। तो इस तरीके से हम और भी एग्जांपल्स देख सकते हैं। देन हम बात करते हैं मात्रक के बारे में। मात्रक मतलब होता है आपका यूनिट्स। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक घर का ही छोटा सा बेसिक सा एग्जांपल ले लेते हैं जो हम डेली यूज में देखते हैं। जैसे हमारे घर में मिल्क आता है,
तो हम मिल्क की जब भी यूनिट की बात करते हैं तो हम उसको बोलते हैं कि भैया 1 लीटर मिल्क हमें दे दो। इसका मतलब क्या हुआ, ये उसकी यूनिट हो गई। और वैल्यू कितनी हो गई उसकी, दूध आता है तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 क्या हो गया, एक वैल्यू होगी और एक लीटर हो गया आपका उसकी जो यूनिट है। तो हर एक राशि जो होती है, हर एक क्वांटिटी जो होती है, उसको हम हमेशा किसी न किसी मात्रक से रिप्रेजेंट हमेशा करते हैं। प्रत्येक राशि की माप के लिए उस राशि का कोई मानक मान चुन लिया जाता है और इस मानक को ही मात्रक कहते हैं। मानक मतलब होता है स्टैंडर्ड। जैसे लिक्विड की अगर हम बात करें तो हम लिक्विड के केस में बात करते हैं लीटर की, तो लीटर उसका एक स्टैंडर्ड हो गया। इसके बाद फिर मिलीलीटर हो गया, तो ये सारे उसके सब स्टैंडर्ड बन जाएंगे। तो इस प्रकार से एक स्टैंडर्ड बन गया। अगर हम किलोग्राम की बात करते हैं तो किलोग्राम आपका जो वेट होता है उसके लिए, जैसे हम 1 किलोग्राम का, एक आपने देखा होगा 1 किलोग्राम का एक वेट होता है, तो वो वेट हम उसका यूज करते हैं किसी भी चीज को। जैसे आप मार्केट में जाते हो, कोई भी चीज आप 1 किलोग्राम लेते हो तो वो 1 किलोग्राम का एक वेट रखता है, फिर आपको उससे कंपैरिजन करके देता है। तो जो कंपैरिजन इन दोनों के बीच में हो रहा है, जैसे 1 केजी का जो वेट है और 1 केजी के वेट के साथ साथ जो भी आप क्वांटिटी कोई भी चीज खरीद रहे हो मार्केट से, उसको जो आप खरीद रहे हो तो उसको 1 किलोग्राम से वो कंपेयर करके देता है। तो ये 1 किलोग्राम का जो वेट है वो क्या हो गया, 1 केजी का एक स्टैंडर्ड हो गया है। तो इसी को मात्रक कहा जाता है। और राशि की माप को प्रकट करने के लिए दो बातों का ज्ञान बहुत आवश्यक है। तो हम देखते हैं वो बातें क्या क्या हैं। एक तो पहली चीज है मात्रक। तो मात्रक वेरी इंपॉर्टेंट, उसकी यूनिट हमें पता होनी ही चाहिए। इसके अलावा उसका संख्यात्मक मान, तो जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पे मिल्क का मैंने केस लिया था, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, तो ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं इस केस में। संख्यात्मक मान का मतलब क्या होता है, जो उस राशि के परिमाण को प्रकट करता है, अर्थात यह बतलाता है कि उस राशि में मात्रक कितनी बार सम्मिलित है। जैसे अगर स्टैंडर्ड बात करते हैं हम तो बात करते हैं लीटर की, मतलब 1 लीटर की। दूसरा अगर हम केस देखें, अगर मैं कहूं कि मेरे घर में 4 लीटर दूध आता है, इसका मतलब क्या हुआ, 1 लीटर कितनी बार है, 4 बार है, मतलब ये हो गया आपका 4 लीटर। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो लीटर है ये स्टैंडर्ड हो गया, ये उसका मात्रक हो गया, तो वो उस पर्टिकुलर राशि में कितनी बार आया, 4 बार आया है। तो इस तरीके से ये दो चीजें आपकी होती हैं, मात्रक और संख्यात्मक मास, किसी भी राशि को रिप्रेजेंट करने के लिए। एक एग्जांपल यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यदि किसी व्यक्ति का ताप 37.5 डिग्री सेल्सियस है, मतलब 37.5 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस जो हो गया ये हो गई आपकी यूनिट मात्रक, और 37.5 हो गया उसका संख्यात्मक मान, या इसको हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड, कि पर्टिकुलर एक व्यक्ति को इतना टेम्परेचर है। तो एक दूसरा एक एग्जांपल है कि जैसे भौतिकी में जो काम आने वाला प्रत्येक मापक यंत्र का एक स्केल होता है। जैसे अगर हमें एक टेबल की लंबाई को मेजर करना है, तो टेबल की लंबाई अगर छोटी टेबल है तो उसको छोटे किसी मात्रक से हम रिप्रेजेंट करेंगे, या बड़ी अगर है तो बड़ी के लिए आपने देखा होगा 1 मीटर आता है, उस 1 मीटर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। कि हम देखते हैं कि फलानी टेबल है, उसका जो लंबाई है या उसको हम फुट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कितने फुट है भैया, वो बोलते हैं कि 3/2 की है, मतलब उसकी 3 लंबाई है और 2 उसकी चौड़ाई है। और 3 अगर ऐसे लिखते हैं कि 3/2/2, मतलब इसकी 3 फुट लंबाई है, 2 फुट चौड़ाई है और 2 फुट इसकी ऊंचाई है। तो ये एक तरीके से, जैसे हम छोटे कोई पेंसिल हमें अगर मेजर करनी है तो पेंसिल की जो लेंथ होती है वो कम होती है, तो उसको हम जो छोटी स्केल होती है हमारी, या एक फुट जिसको हम बोलते हैं, जिसमें 30 सेंटीमीटर होते हैं, उस 30 सेंटीमीटर वाले फुट से हम इस पेंसिल को आराम से मेजर कर सकते हैं। तो ये छोटे लेवल पे हो गई, बड़े लेवल पे फिर बड़ा मीटर आता है। तो इस तरीके से हर एक मापक यंत्र जो होता है वो अपने आप में एक स्केल होता है। तो बड़ी राशि को मापने के लिए बड़ा मात्रक और छोटी राशि को मापने के लिए छोटा मात्रक काम में लाया जाता है। तो ये था आपका मात्रक के बारे में। इसके अलावा भौतिकी संबंधी सभी मापों को मानक मात्रकों में व्यक्त करना चाहिए, मतलब हर एक के साथ एक यूनिट जरूर एसोसिएट हमें करनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि अनेक देशों में मात्रकों की विविध पद्धतियां प्रचलित थी। जैसे अगर हम कंट्रीज की बात करें कि जो अलग अलग कंट्रीज थी, जब कम्युनिकेशन इतना नहीं था, एक दूसरे से व्यापार नहीं होता था, तो तब की बात अलग थी कि सब लोगों का अपना अपना अलग अलग स्टैंडर्ड्स होते थे, सब लोगों का मापन का जो सिस्टम था वो अलग अलग था। अगर हम पहले देखें, अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की ही बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता करीब 2350
ईसा पूर्व से लेके 1500 ईसा पूर्व तक रही है। तो यहाँ के जो लोग थे वो भी इन सब चीजों के बारे में जानते थे कि कैसे जो मेजरमेंट कैसे किया जाता है। जैसे वहां पे सिंधु घाटी सभ्यता में एक ईंट मिली है जो इस रेशो में है 4:2:1, मतलब उसकी जो लंबाई है वो 4 सेंटीमीटर है, चौड़ाई उसकी 2 सेंटीमीटर है, और उसकी जो ऊंचाई है वो 1 सेंटीमीटर है। मतलब 4:2:1 के रेशो में वो हमें मिली है। मतलब ये कहीं ना किसी प्रकार से तो मेजरमेंट करते थे। अब वो मेजरमेंट चाहे किसी भी चीज से करे, लेकिन मेजरमेंट तो ये करते ही थे, तभी तो इन्हें इतना एक्यूरेट है कि 4:2:1 के रेशो में वो ईंट मिली है। तो जब दो कंट्रीज के बीच में या दो सभ्यताओं की हम अगर बात करें, तो दो सभ्यताओं के बीच में अगर व्यापार होता है, जैसे यहाँ पे सिंधु सिंधु घाटी सभ्यता थी और इनकी जो अदर जो सभ्यताएं थी, उनके बीच में अगर व्यापार होता था, कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड तो वहां पे होता ही होगा। जैसे आज अगर हम बात करते हैं, अलग अलग कंट्रीज हैं, जैसे हमारे यहाँ जो स्टैंडर्ड है वो किलोग्राम है, और अदर कंट्रीज की अगर हम बात करें तो वो पाउंड को स्टैंडर्ड मानते हैं। तो इनका मेजरमेंट अलग है और अपना मेजरमेंट अलग है। तो ये सारी चीजें अब हर कंट्रीज का अपना एक लगभग लगभग जो अलग अलग चीजों को मेजर करने के लिए, चाहे हम लेंथ की बात करें, चाहे हम द्रव्यमान की बात करें, चाहे हम समय की बात करें, तो सबके अपने अपने अलग मेजरमेंट थे। तो इसको देखती है 1960 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें भार एवं माप संबंधी सामान्य संगोष्ठी ने इस हेतु मापों के लिए मीट्रिक पद्धति प्रस्तावित की, जिसे मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति के नाम से जाना जाता है, और जिसका संक्षिप्त रूप है एसआई मात्रक। तो ये स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं। एसआई मतलब होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। तो एसआई मात्रक का मतलब क्या हुआ कि अब हर एक कंट्री अगर एक दूसरे के साथ मेजरमेंट करना चाहती हैं तो उन्हें इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो और वो स्टैंडर्ड्स आपके, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देख रहे हैं लंबाई, तो लंबाई को हम मेजर करते हैं मीटर में, तो हर एक कंट्री का जो मेजरमेंट होगा लंबाई का वो मीटर में ही होगा। द्रव्यमान जैसे हमारे इंडिया में किलोग्राम में होता है, दूसरी कंट्रीज में पाउंड में होता है, लेकिन इन दोनों के बीच में एक कन्वर्जन है कि पर्टिकुलर इतने पाउंड में इतने किलोग्राम या इतने किलोग्राम में इतने पाउंड होते हैं। जैसे अगर हम देखें कि जो हमारा 1 किलोग्राम है, 1 किलोग्राम में 1,000 ग्राम होते हैं। तो 1 किलोग्राम में 1,000 ग्राम होते हैं, तो एक कन्वर्जन हो गया। और इसी प्रकार से किलोग्राम और पाउंड में भी एक कन्वर्जन है। तो हर एक यूनिट में इस तरीके से एक कन्वर्जन फिक्स है, जो इस जो संगोष्ठी हुई थी, जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो इसमें डिसाइड किया गया था हर एक कंट्रीज के लिए। तो उनके आप ये देख सकते हैं, समय जो है उसको सेकंड में मेजर किया जाता है, तापमान को केल्विन में मेजर किया जाता है, विद्युत धारा को एम्पियर में मेजर किया जाता है, ज्योति तीव्रता को कैंडेला में मेजर किया जाता है, और पदार्थ का जो द्रव्यमान है इसको मोल में, ये जनरली पदार्थ का द्रव्यमान नहीं, इसको इसके लिए बहुत अच्छा वर्ड है, पदार्थ की जो मात्रा है, यहाँ पे हम मात्रा की बात करेंगे, तो पदार्थ की जो मात्रा है उसको मोल में, और इनका एक हर एक का एक सिंबल है। जैसे मीटर का स्मॉल एम, किलोग्राम का केजी, सेकंड का एस, केल्विन का के, एम्पियर का ए, कैंडेला का सीडी, और मोल का एमओएल। तो ये पूरी कहानी आपकी है। इसके बाद ये जो संपूरक मूल मात्रक हैं, सप्लीमेंट्री जो यूनिट्स हैं, वो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं आपकी समतल कोण, जिसकी यूनिट है रेडियन, और इसको आर ई डी नहीं है, आर ए डी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियन। रेडियन। ऐसे ही जो घन कोण है उसकी जो यूनिट है वो है स्टेरेडियन। इस तरीके से ये दो संपूरक मात्रक हो गए, और ये जो हमने देखे ये 7 आपके मूल मात्रक हो गए। इसके बाद कुछ ये हम देख सकते हैं कि जो पुराने मात्रकों के नए नाम और उनके संकेत क्या हैं। जैसे तापमान की अगर बात करें तो ये पहले डिग्री सेल्सियस में इसको मेजर किया जाता था, लेकिन आज इसको केल्विन में मेजर किया जाता है। आवृत्ति जिसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ये होती थी कंपन प्रति सेकंड, मतलब साइकिल्स पर सेकंड, तो साइकिल्स पर सेकंड, लेकिन आज इसको हम हर्ट्ज में मेजर करते हैं। ऐसे कैंडल शक्ति ज्योति तीव्रता को मेजर करने के लिए था, लेकिन इसकी आज की डेट में हम यूनिट लिखते हैं कैंडेला। तो ये कुछ महत्वपूर्ण मात्रक हैं, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। हम अगर रेलवे की बात करें तो रेलवे में इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। रेलवे में एसएससी में ये क्वेश्चंस आते हैं। जैसे जो लेंस की शक्ति है उसको
किस यूनिट में मेजर करते हैं, तो उसको डायप्टर में मेजर करते हैं। बल को डाइन में करते हैं। तो ये जो अलग अलग पद्धतियां हैं, जैसे सीजीएस पद्धति होती है, एक एमकेएस पद्धति होती है, हम आगे डिस्कस करेंगे इनके बारे में, एसआई पद्धति होती है, एफपीएस पद्धति होती है। तो उनके अलग अलग मेजरमेंट, अलग अलग इनकी यूनिट होती हैं। अगर इस एसआई यूनिट की अगर हम बात करें तो जो बल होता है उसको हम न्यूटन में मेजर करते हैं, लेकिन अगर हम सीजीएस पद्धति में अगर बात करें तो उसको डाइन में मेजर करते हैं। ऐसे ही ऊर्जा अर्ग में और जूल में मेजर होती है। नाभिकीय ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, विद्युत धारता फैराडे में। तो ये आपके हैं, आप इनको एक बार देख सकते हैं। इनमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है लेंस की शक्ति, जिसको हम डायप्टर में मेजर करते हैं। ये इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो दूसरा है आपकी ध्वनि की तीव्रता है। ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में, या इसको ऐसे लिखते हैं स्मॉल डी कैपिटल बी, ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मेजर करते हैं। बाकी आप एक बार इनको पढ़ सकते हैं। ये है समुद्री गहराई, जिसको हम फैदम में मेजर करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और एक फैदम में 6 मीटर होते हैं। ध्वनि तीव्रता हम देख ही चुके हैं। इसके बाद कागज की जो नाप होती है उसको रिम में मेजर किया जाता है। किरण से उत्पन्न विकिरण की जो मात्रा होती है उसको रॉटजन में मेजर किया जा सकता है। द्रवों को जो प्रवाह प्रवाह है उसको हम, मतलब फ्लो ऑफ लिक्विड्स है, उसको क्यूसेक में मेजर करते हैं। वायुयान की जो चाल है उसको मैक संख्या है, मैक नंबर के रूप में हम इसकी जो यूनिट है उसको मैक नंबर के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। कंप्यूटर की याददाश्त, याददाश्त की जगह हम मेमोरी अगर लिखें तो ये बहुत अच्छा वर्ड होगा, हमें याद भी जल्दी होगा कि जो कंप्यूटर की मेमोरी है वो बिट्स में हम मेजर करते हैं। चुंबकीय तीव्रता और स्टेट में मेजर करते हैं। शक्ति वाट में मेजर करते हैं। और विभव या विभवांतर, इसको हम वोल्ट में मेजर करते हैं। वोल्टेज जिसको हम बोलते हैं, इसको हम वोल्ट में मेजर करते हैं। शक्ति को हम पावर बोलते हैं और इसको हम वाट्स में, WATTS, इसमें हम मेजर करते हैं। अब इसकी जो बड़ी यूनिट है वाट की, उसको बोलते हैं हम अश्व शक्ति, या जिसको हम बोलते हैं हॉर्स पावर। आपने देखा होगा जो मोटर्स होती हैं उनको जनरली हॉर्स पावर में ही लेते हैं लोग, उनकी पावर ज्यादा होती है। मतलब एक अश्व शक्ति, मतलब एक हॉर्स पावर होता है 746 वाट के बराबर। चुंबकीय क्षेत्र है उसको टेस्ला में मेजर करते हैं। ज्योति फ्लक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ल्यूमन इसमें इसको मेजर करते हैं। ज्योति तीव्रता कैंडल में, दबाव पास्कल में। ये क्वेश्चन आपसे कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। एकड़ भूमि की माप के लिए जो होता है 4840 वर्ग गज। लीग, ये भी दूरी के लिए होता है। एक लीग में 3 मील होते हैं। नॉटिकल माइल्स, समुद्री दूरी के लिए। एम्पियर विद्युत धारा, ओम विद्युत प्रतिरोध, बार दबाव, स्ट्रोक काइनेटिक क्षमता, पौंड मात्रा, ये एफवीएस सिस्टम में होता है। काइनेटिक क्षमता सीजीएस में होती है। ओजोन परत की मोटाई, डॉप्सन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओजोन परत की जो मोटाई है उसको डॉप्सन में मेजर करते हैं। इसके बाद कैंडल में करते हैं शक्ति प्रदीपन की तीव्रता के। चलिए हम थोड़ा सा इनके बारे में डिस्कस करते हैं कि जो एसआई पद्धति है उनके अलावा कौन कौन सी पद्धति हैं। तो उनमें है सबसे पहले सीजीएस पद्धति, इसमें लंबाई, द्रव्यमान और समय, ये 3 चीजें हैं। इनके जो मात्रक होते हैं वो होते हैं सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। इसका मतलब हुआ सेंटीमीटर, ग्राम इसका मतलब हुआ सेकंड। इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। एफपीएस पद्धति है, इसमें जो मात्रक होते हैं फुट पाउंड सेकंड, एफपीएस फुट पाउंड सेकंड होते हैं। ऐसी एमकेएस पद्धति है, इसमें लंबाई, द्रव्यमान और समय के जो मात्रक हैं वो मीटर, किलोग्राम और सेकंड होते हैं। और यह सीजीएस पद्धति का भी एक रूप है। इस पद्धति के मात्रक व्यवहारिक मात्रक होते हैं, अतः पिछले कई दशकों से वैज्ञानिक मापों में इस पद्धति का यूज किया जा रहा है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है अंतरराष्ट्रीय पद्धति, इसको 1967 में अंतरराष्ट्रीय मापतौल के महाअधिवेशन में एसआई को, मतलब इसको स्वीकार किया गया था हर एक कंट्री के लिए। और इसका पूरा नाम है डी सिस्टमे इंटरनेशनल, डी यूनिट से फ्रेंच नाम है इसका। और स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इसको बोलते हैं, सॉरी सिस्टम इंटरनेशनल इसको बोलते हैं। एस मतलब होता है सिस्टम और इंटरनेशनल मतलब होता है आई, अर्थात ऐसा ही पद्धति के स्थान पर केवल ऐसा ही लिखा होता है। और आजकल इसी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इसमें 7 मूल मात्रक हैं और 2 संपूरक मात्रक हैं। मतलब 7 मूल मतलब 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं और 2 संपूरक मतलब 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। उनके बारे में हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद बात करते हैं हम विमाओं के बारे में। विमाओं या विमीय सूत्र के बारे में हम बात करेंगे। तो भौतिक राशियों के जो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं, तो
उनको निकालने के लिए मूल मात्रकों पर जो घातें लगानी पड़ती हैं उन्हें उस राशि की विमाएं कहते हैं। और विमाएं विमाएं का मतलब अगर हम देखें तो इसको बोलते हैं हम डायमेंशंस। जैसे आपने कई बार जैसे इस प्रकार का फॉर्म देखा होगा LMTQ, इसके ऊपर एक पावर लगी हुई है। तो हम क्या कर रहे हैं कि जो मूल राशियां हमारी हैं, जो मूल मात्रक हमारे हैं, उन मूल मात्रकों को हम व्युत्पन्न मात्रक में निकाल रहे हैं। तो फिर हमें उनमें ये घातें इस तरीके से लगानी पड़ती हैं। हम आगे देखेंगे इस किस तरीके से ये काम करता है। तो लंबाई, द्रव्यमान, समय तथा ताप के जो विमीय संकेत हैं वो क्रमशः L, M, T और K प्रयुक्त किए जाते हैं। मतलब लेंथ के लिए L, द्रव्यमान मास और समय के लिए टाइम, टेम्परेचर के लिए K। तो सबको हम इन्हीं फॉर्म में ही ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। तो यदि किसी भौतिक राशि की लंबाई में A, द्रव्यमान में B, समय में C तथा ताप में D विमाएं हो तो उस राशि की विमाओं को निम्नलिखित प्रकार से लिखते हैं। और वो प्रकार है L पावर A, M पावर B, T पावर C और ये K है आपका K पावर D या Q पावर D, कुछ भी उसको लिख सकते हैं हम। तो इससे उस राशि का विमीय सूत्र कहते हैं। और कुछ महत्वपूर्ण विमीय सूत्र हैं, वो हैं जैसे बल है, तो बल बल को हम बोलते हैं, इनके हम फॉर्मूले आपको आगे बताएंगे। अभी आप यहाँ पे देख लीजिए कि जो बल है उसको हम लिखते हैं F इज इक्वल टू M इंटू ए। तो हम सबसे पहले इनको बेसिक यूनिट में लेके जाते हैं। तो M आपकी बेसिक यूनिट है, मतलब फंडामेंटल यूनिट है M, इसको हम यही रख देते हैं। लेकिन जो ए है, त्वरण त्वरण होता है आपका, तो ए हो जाएगा M इंटू वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। और आपके बाद फिर अभी टाइम तो आ गया आपका, एम आ गया आपका फंडामेंटल में, टी आपका फंडामेंटल में आ गया, लेकिन आपका भी फंडामेंटल में नहीं है। तो फिर हम इसको क्या लिखेंगे, एम इंटू, अब भी क्या होता है आपका वेग, और वेग को क्या लिखते हैं हम, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस या विस्थापन जिसको हम बोलते हैं, विस्थापन पर यूनिट टाइम। तो ये आ गया आपका डिस्टेंस या विस्थापन अपॉन टी। एक टी इसका हो गया और ये के पहले से टी था, तो टी इंटू टी बन गया। तो अब ये बन गया एम इंटू डी अपॉन टी स्क्वायर। तो इस तरीके से अब ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। तो मास, मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम, कैपिटल एम की पावर क्या है 1। ऐसी डी, डी क्या हो गई आपकी लेंथ है, डिस्टेंस, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से। लेकिन नीचे है आपका क्या, टाइम, टाइम, टाइम का पावर कितना है 2, तो टी को टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं टी पावर 2 से। तो कंप्लीट अगर इसको हम लिखेंगे तो ये बनेगा आपका m पावर 1, l पावर 1 एंड t पावर -2। तो इस तरीके से ये विमीय सूत्र बनते हैं। तो मतलब जो व्युत्पन्न जो राशियां होती हैं, व्युत्पन्न जो मात्रक होते हैं, उनको हम सबसे पहले फंडामेंटल में कन्वर्ट करते हैं, मूल मात्रक में कन्वर्ट करते हैं, फिर उनको हम इस तरीके से लिखते हैं। अब जैसे आप ये देखिए घनत्व, घनत्व जो होता है आपका, घनत्व बोलते हैं द्रव्यमान अपॉन आयतन, मतलब मास अपॉन वॉल्यूम। मास बेसिक फंडामेंटल यूनिट है, तो इसको हम एज इट इज लिखे रहने देते हैं। लेकिन जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या होता है आपका एल क्यूब, तो इसको हम क्या लिखेंगे एम एल पावर -3। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सारा स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखेंगे तो एम एल पावर -3, एम पावर 1, एल पावर -3, टी पावर 0 एंड के पावर 0 या क्यू पावर 0। हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों ही चीजें एक ही जैसी हैं। तो इस तरीके से हम इन सब के लिए, अगर हमें इन सब के फॉर्मूले अगर पता हो, तो हम इन सब के बारे में, सबके जो विमीय सूत्र हैं या डायमेंशनल यूनिट्स हैं, उनको हम ड्राइव कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे एक देखिए विकृति है, विकृति मतलब होता है चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ। मतलब एक लेंथ में, जैसे सपोज कोई वायर है, एक मेरे पास ये तार है, इस तार को मैंने गर्म किया, तो गर्म करने से इसकी जो मान लो एल लेंथ इसकी थी, या मान लो इसको हमने गर्म किया तो इसकी जो लेंथ है वो थोड़ी सी बढ़ गई, सपोज वो डेल्टा एल बढ़ गई, तो इसकी में विकृति आ गई। तो वो कितनी विकृति आई उसको मेजर कैसे करते हैं हम, वो करते हैं डेल्टा एल अपॉन एल। अब चूंकि डेल्टा एल क्या है, चेंज इन लेंथ, लेकिन इसकी जो यूनिट होगी वो तो मीटर ही होगी ना भाई, और जो एल है उसकी भी यूनिट मीटर है, तो मीटर अपॉन मीटर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा 1। मतलब इसकी यूनिट क्या हो गई 1, 1 यूनिट, मतलब कोई कुछ भी नहीं, मतलब ये क्या हो गया विमाहीन, मतलब इसकी कोई भी डायमेंशन या कोई भी यूनिट इसकी नहीं है। तो इस तरीके से जैसे आपका पृष्ठ तनाव हो गया, तो इसकी हो गई एम टी पावर -2, क्योंकि पृष्ठ तनाव होता है बल, बल मतलब फोर्स अपॉन लंबाई,
और लंबाई को हम किससे लिखते हैं, मीटर से। तो अब फोर्स, फोर्स का हम ऑलरेडी विमीय सूत्र निकाल चुके हैं। फोर्स का होता है एम एल टी माइनस टू, तो इसको हम लिखेंगे एम एल टी माइनस टू अपॉन फोर्स अपॉन ये क्या था आपका, लंबाई, सॉरी, हाँ लंबाई, लंबाई को एम से नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, लंबाई को हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से। तो इसके अपॉन में क्या हो जाएगा, एल, एल से एल आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, एम टी पावर माइनस टू। इस तरीके से हम एक दूसरे से भी इनको ड्राइव कर सकते हैं। तो ये था आपका विमीय सूत्र के बारे में। इसके बाद कुछ रूपांतरण है या कुछ कन्वर्जन है, वो कुछ यूनिट्स हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, चाहे हम रेलवे देखें, चाहे हम एसएससी देखें, इवन कई बार पीएससीज में भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। जैसे हम प्रकाश वर्ष की बात करते हैं, प्रकाश वर्ष को बोलते हैं हम लाइट ईयर। तो एक प्रकाश वर्ष का मतलब होता है प्रकाश द्वारा निर्बात में एक वर्ष में चली गई दूरी। निर्बात मतलब होता है वैक्यूम। तो निर्बात में प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है वो होती है 9.46 इंटू 10 रेज टू द पावर 15 मीटर। इतनी मीटर दूरी प्रकाश उसमें करता है और इसको बोलते हैं हम लाइट ईयर। ऐसी खगोलीय मात्रक आपका होता है, ये होता है पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की औसत दूरी जो होती है 1.496 इंटू 10 रेज टू द पावर 11 मीटर्स। ऐसी पारसेक होता है, यह दूरी का मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष में यहाँ पे हम देख सकते हैं लाइट ईयर, यहाँ पे वर्ड आ रहा है प्रकाश या लाइट, और यहाँ पे आ रहा है ईयर। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लाइट, लाइट मतलब होता है, तो आपको ये नहीं समझना है कि लाइट मतलब यहाँ पे प्रकाश से रिलेटेड कुछ है, यहाँ पे ईयर है मतलब ये टाइम से रिलेटेड कुछ है, ऐसा नहीं आपको सोचना है। कि ये कंफ्यूजन वाला पॉइंट यहाँ पे होता है, क्योंकि आपको एग्जाम में इस तरीके के ऑप्शन जरूर मिलेंगे, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और आप वहाँ पे आप सोचोगे इसमें ईयर लगा है मतलब ये यूनिट टाइम की ही होनी चाहिए, तो आप वहाँ पे गलत लगा के आ जाओगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये डिस्टेंस जो होती है, दूरी जो होती है, उसके लिए ये यूनिट है। जो पार्शक होता है ये भी यूनिट होता है आपका, सबसे बड़ा यूनिट होता है लाइट का, और ये होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। और इसमें प्रकाश वर्ष में अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15। तो इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3.08 10 टू द पावर 16 मीटर। ऐसे अगर हम ज्योति तीव्रता की बात करें तो ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला है, समय का मात्रक सेकंड होता है। अभी कुछ व्युत्पन्न मात्रक हैं, जैसे चाल है आपका, तो चाल होता है दूरी बटा समय, यानी डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, और इसका जो मात्रक है वो होता है आपका मीटर प्रति सेकंड। त्वरण वेग परिवर्तन बटे समय, और त्वरण का जो मात्रक होता है, वेग परिवर्तन का जो मात्रक होगा वो होगा मीटर पर सेकंड, और अपॉन में क्या है, समय, तो ये हो जाएगा सेकंड, तो ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी को हम लिखते हैं मीटर सेकंड पावर माइनस टू। तो आपको अगर उसका फॉर्मूला पता हो तो आप विमीय सूत्र बड़े आराम से निकाल सकते हैं। जैसे बल द्रव्यमान इंटू त्वरण, तो इसके बारे में हम देख ही चुके हैं। कार्य बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन, तो बल एम एल टी माइनस टू इंटू विस्थापन, तो विस्थापन मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब क्या हो गया आपका एल, तो एम, ये बन जाएगा इसका विमीय सूत्र एम एल स्क्वायर टी स्क्वायर। इस तरीके से हम इसको, सॉरी टी पावर माइनस टू था तो टी पावर माइनस टू, इस तरीके से हम इनके विमीय सूत्र भी ड्राइव कर सकते हैं और इनके यूनिट्स भी हम ड्राइव कर सकते हैं। जैसे कार्य का जो मात्रक है बल, बल का मात्रक होता है न्यूटन, विस्थापन का मात्रक होता है मीटर, तो ये बन जाएगा न्यूटन मीटर, और इसी को हम लिखते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि जब हम इसको न्यूटन, ये मीटर तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में या फंडामेंटल यूनिट्स में आ गया, न्यूटन को जब हम फंडामेंटल यूनिट्स में ले जाएंगे, जैसे बल, बल बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू एक्सेलरेशन, मतलब फोर्स इंटू बल इंटू त्वरण। तो अब एक्सेलरेशन को ले जाओ, तो एक्सेलरेशन की जब हम यूनिट निकालेंगे तो इस तरीके से बन जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और कार्य का जो मात्रक है उसको जूल भी कहते हैं, और एक जूल बराबर होता है एक न्यूटन मीटर, मतलब एक न्यूटन मीटर जो आया इसी को हम एक जूल बोलते हैं। इसी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा जो होती है उसकी होती है द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण इंटू दूरी, और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसी क्षेत्रफल, लंबाई, चौड़ाई, घनत्व, द्रव्यमान अपॉन आयतन, घनत्व का मात्रक होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। जब भी हम एक पर्टिकुलर एक स्क्वायर की एक जगह की बात करते हैं तो हम हमेशा ही बोलते हैं लंबाई इंटू उसकी जो भी चौड़ाई होगी, लेंथ इंटू ब्रेथ, इसलिए बनता है मीटर इंटू मीटर।
ऐसे घनत्व होता है, घनत्व में एक तीसरी क्वांटिटी भी आ जाती है, तो तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं उसमें। इस तरीके से इनकी यूनिट्स ड्राइव होती है। ऐसे ये आयतन हो गया आपका, वेग विस्थापन अपॉन समय, शक्ति कार्य अपॉन समय, और शक्ति का जो मात्रक है वो जूल पर सेकंड, और जूल पर सेकंड को ही वाट कहते हैं। संवेग द्रव्यमान इंटू वेग, और इसका मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कुल मिला के हमें यहाँ पे ये चीज देखनी है कि जैसे ये द्रव्यमान है आपका, तो द्रव्यमान क्या हो गया आपका, द्रव्यमान को क्या में मेजर करते हैं हम, किलोग्राम में, और इंटू वेग को हम मेजर करते हैं किलोग्राम में, सॉरी मीटर पर सेकंड में। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड इसका फॉर्मूला, यूनिट इसकी बन जाएगी। ऐसी गतिज ऊर्जा हो गया आपका 1/2 द्रव्यमान इंटू वेग स्क्वायर, मतलब हाफ एम भी स्क्वायर। तो हाफ तो कुछ भी नहीं है, ये तो यूनिट लेस है, लेकिन द्रव्यमान की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका किलोग्राम, और ये क्या हो गया आपका वी स्क्वायर। तो वी क्या हो गया आपका मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा आपका किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इनको ड्राइव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सब था आपका फिजिक्स का पहला लेक्चर, भौतिक राशियों के बारे में, मात्रक के बारे में। और दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, कुछ इम्प्रूवमेंट करने की भी ज़रूरत अगर है तो भी आप हमें बताएं, और आप इसको शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ जब आप सब्सक्राइब पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से एक नोटिफिकेशन बेल आपकी आ जाएगी, उस नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर टिक करें ताकि मैं जो भी वीडियोज़ अपलोड करूँ वो आप तक उनके आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएं। और दोस्तों आप हमारा टेलीग्राम पे चैनल फॉलो कर सकते हैं जहाँ पे मैं डिफरेंट डिफरेंट पीडीएफ फाइल्स अपलोड करता हूँ, और आप हमारा फेसबुक पे पेज लाइक कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा पेज जरूर लाइक करें, और बैंकिंग से रिलेटेड बैंकिंग कैप्सूल्स वहाँ पे मैं डालता हूँ, वो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हमारा फेसबुक स्टडी ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी मैं ज़्यादा इसको अपडेट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे मैं इसको अपडेट करूँगा, तो आप इनको ज़रूर ज्वाइन करें। और दोस्तों शेयर जरूर करें वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इन वीडियोस का लाभ ले सकें। थैंक यू वेरी मच।